Well, good afternoon, everyone, once again. And this is what we have discussed in our morning class. We have discussed uh, that how the change in elasticity of demand affects the burden of tax shared by the buyer and the seller. Now we will see how the change in elasticity of supply. अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ क्या रिलेशनशिप आया, लेट अस सी दैट. पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रिलेशन को पेन डाउन कर लेते हैं. सिंपल है. क्या कहता है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ती है तो बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर क्या होता है, कम होता है. ये देखो, ये इलास्टिसिटी बढ़ी यहाँ से, इस पे ज़्यादा इलास्टिसिटी है तो बर्डन ऑन बायर कम हो गया. ठीक है. एंड जब परफेक्टली इलास्टिक होगी तो बर्डन ऑन बायर ज़ीरो हो गया, सारा का सारा बर्डन सेलर पर है. मीन्स क्या होगा, when elasticity demand increases burden of tax on buyer decreases and burden of tax on seller increases. ठीक है. ऐसे ही जब इलास्टिसिटी कम होगी तो बायर पर बर्डन बढ़ जाएगा, सेलर पर बर्डन कम हो जाएगा. ये देखो यहाँ पर जैसे ही इलास्टिसिटी बढ़ी, इन इलास्टिक हुई डिमांड, इसके रिलेटिवली, इन दोनों के रिलेटिवली बर्डन ऑन टैक्स ऑन बायर बढ़ गया. और जब परफेक्टली इन इलास्टिक होगी तो सारा का सारा बर्डन बायर पर आ गया, सेलर पर बर्डन ज़ीरो हो गया. डिड यू गेट इट? हेलो स्टूडेंट्स. यस सर. ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया कि बर्डन ऑन टैक्स बायर को तो इलास्टिसिटी नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है और बर्डन ऑन सेलर को पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है. इज दैट ओके? हेलो. यस सर. ठीक है. तो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू बर्डन ऑफ टैक्स ऑन सेलर डिवाइडेड बाय बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर. सिंपल सी बात है. इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होगी, कम बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये बढ़ेगी, ये घटेगी तो घटेगी. ठीक है. ये इन्वर्सली रिलेटेड होगी, ये डायरेक्टली रिलेटेड होगी. अब ऐसे ही सप्लाई का हम देख लेते हैं. सप्लाई की इलास्टिसिटी से क्या, किसी ने कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना आप में से किसी ने? हेलो. नो सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं हाउ डज change in elasticity of supply will affect the burden on buyer as well as on the seller. Well, this is a price, this is quantity. Let us assume this is the demand curve and this is the supply curve. So this is the equilibrium point E0. So this is the equilibrium point and this is the equilibrium price, and let's assume this is the tax amount. Tax amount. This is point A. This is point B. This is the tax amount, and this is price of A. Sorry, this is price APA,
दिस इज प्राइस बी पी बी सेम, ये बिफोर टैक्स, ये आफ्टर टैक्स, ये आफ्टर टैक्स, प्राइस पेड बाय बायर, है ना, प्राइस आफ्टर टैक्स पेड बाय बायर, यस ऑफ कोर्स बायर, एंड ये है प्राइस आफ्टर टैक्स received by seller. So, and as we already know, this is something, this is the price before tax, price before tax paid by buyer and received by seller. तो बर्डन ऑन बायर क्या होगा, बायर पर बर्डन ये हो गया, सॉरी, बायर पर बर्डन ये हो गया, ब्लू शेड जो हमने पीछे यूज़ किया वही कलर कोडिंग रखते हैं, ये ब्लू शेडेड हो गया बर्डन ऑन बायर, एंड ये रेड जो शेड हो गया ये हो गया बर्डन ऑन सेलर। ठीक है, अब हम इलास्टिसिटी को चेंज करेंगे, नाउ विल चेंज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, keeping the elasticity of demand being constant as it is. So we'll change elasticity of supply. Well, this is the price, this is quantity, and let us assume this is the demand curve. Now let's make somewhat flatter supply curve relatively, so that we can show that it is highly elastic supply curve S0, and let's mark the tax being the same amount AB is equals, सपोज ये ए बी है टैक्स अमाउंट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये प्राइस बी ए हो गया, प्राइस पेड बाय बायर बिफोर टैक्स, सॉरी आफ्टर टैक्स, एंड ये बी बी हो गया, प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर आफ्टर टैक्स, and this is equilibrium point T0, and this is equilibrium, what do you call it, price T0. अब इस फिगर को आप देखें तो बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर बढ़ा है या घटा है, यस टेल मी स्टूडेंट्स, बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर बढ़ा है या घटा है, सर बढ़ा है, बर्डन ऑन बायर। तो जब इलास्टिसिटी सप्लाई की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो टैक्स का बर्डन बायर पर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई अब इलास्टिक है। अब प्रोड्यूसर अगर सारा प्राइस टैक्स में जोड़ेंगे तो लेस प्रोड्यूसर्स इंसेंटिवाइज्ड होंगे प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसलिए क्या है कि बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक है, और ये बर्डन ऑन सेलर हो गया, बर्डन ऑन बायर और ये बर्डन ऑन सेलर। और अब हम बनाते हैं इलास्टिसिटी को कम करेंगे, देखते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन वी रिड्यूस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऑफ कोर्स this is price, this is quantity, let's assume this is the demand curve, this is the demand curve,
and let's try and draw relatively try it once again. Relatively inelastic supply. Suppose this is the inelastic supply. This is 0. This is equilibrium point E0. This is probably the equilibrium price E0, and let's impose the AB tax. This is A and this is B. Well, that means this is PA, price paid by buyer after tax, and this is PB, price received by seller after tax. Let us see what is the burden on buyer. This is this blue shaded region is the burden on buyer, and this one red shaded region is the burden on seller. Is that okay? Hello students? स्टूडेंट्स क्या Yes, ये sir. समझ आया? कोई डाउट, कोई सवाल पूछना इससे रिलेटेड किसी ने? चलिए, सवाल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये हो गया कि जैसे ही इलास्टिसिटी सप्लाई की कम हुई तो बर्डन ऑन टैक्स ऑन बायर कम हो गया और सेलर पर बढ़ गया इनइलास्टिक। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ टू एक्सट्रीम सिचुएशंस when there is what do you call it, sorry, let me try black one. Well, this is something, this is something that you are supposed to see. This is the demand, this is the vertical axis, this is horizontal axis. So rigid point, these are the prices, and this is quantity. So let's assume this is the demand curve given as it is, and we have the supply curve something like this, horizontal supply curve, because we are taking the supply to be, what do you call it, perfectly elastic. This is the equilibrium price P0, this is E0, and let's take the vertical distance as the tax. Suppose this is the tax AB, this is A and this is B. Now in this case this is PA, this is PA, that means this is the price paid by buyer after tax. In this case P नॉट बिकम्स PB, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि सेलर को तो पहले भी उतना ही प्राइस मिल रहा था जितना टैक्स के बाद मिल रहा है, सेलर की पॉकेट में उतना ही जा रहा है। तो जितना भी ये पूरा का पूरा ब्लू शेड है ये है बर्डन ऑन बायर, entire burden on buyer in this case. Let me write it like this. Entire burden of tax on buyer, कि पूरा का पूरा बर्डन जो है किस पर है, बायर पर है टैक्स का। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. लेट्स ट्राई एंड see what happens when there is a perfectly inelastic supply. Well, in case of perfectly inelastic supply,
Well, this is origin point, this is prices, this is quantity, and this is the supply curve. This is the supply curve, perfectly elastic supply. This is quantity, and let's have this as a price. Well, this is the demand curve. This is D. This is D demand curve. This is equilibrium point E0. And this is equilibrium price P0. Now let's impose the tax. Now in this case, tax जो impose होगा, that could be on this vertical difference. In this case would be something like this. I don't know how to do it, but this would be the situation. This would be the situation. Suppose this is point A, this is point A, and this is point B. This is point B. Now in this case, price paid by buyer is the same. Before tax and after tax, the buyer is paying the same amount, but seller is receiving lesser amount. So hence this would be red shaded region. अब ये red shaded region होगा, ये हो गया entire burden on seller. अब सेलर पर है पूरा बर्डन. क्यों है? क्योंकि सेलर क्वांटिटी को तो चेंज कर नहीं सकता. ठीक है, तो सारा का सारा बर्डन सेलर के ऊपर आ जाएगा. So these were the cases when the burden of tax on buyer and seller are different. बायर पर अलग बर्डन है, सेलर पर अलग बर्डन है, सप्लाई का अलग है. तो इसका भी रिलेशनशिप लिख लेते हैं यहाँ पर एक तरीके से. अगर आप देखें ध्यान से तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बढ़ने पर बर्डन ऑन बायर बढ़ रहा है और बर्डन ऑन सेलर घट रहा है. यस और नो? यस सर. इसका मतलब ये हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर बढ़ेगी तो बर्डन ऑन बायर जो हो वो डू यू कॉल इट बढ़ जाएगा. ये देखिए, इलास्टिसिटी सप्लाई के बढ़ने पर बर्डन बायर पर बढ़ा. ये देखिए यहाँ पर बॉक्स का साइज बढ़ गया. और जैसे ही इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक हुई सप्लाई की तो पूरा का पूरा बर्डन बायर पर आ गया. ठीक है, एंड बर्डन ऑन सेलर जो था वो क्या हो गया? कम हो गया इलास्टिसिटी सप्लाई बढ़ने से. और जैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम होगी तो टैक्स बर्डन बायर कम हो जाएगा और टैक्स बर्डन ऑन सेलर बढ़ जाएगा. यानी कि इसको ये पॉजिटिवली कर रहा है और ये इसे इन्वर्सली इम्पैक्ट कर रहा है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू बर्डन ऑन बायर divided by burden on seller. Reason being कि बायर के बर्डन से ये डायरेक्टली रिलेटेड है और सेलर के बर्डन से ये इनवर्सली रिलेटेड है. इज देयर एनी डाउट? यस.
स्टूडेंट्स कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड? यस? नो सर। किसी ने भी कोई क्वेश्चन पूछना है जितना अब तक किया उससे रिलेटेड? चलिए, फिर नहीं है तो ये आगे देखते हैं। ये तो हमने देखा कि बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर एंड सेलर। अब इसी से रिलेटेड, इलास्टिसिटी से ही रिलेटेड है कि अगर मान लीजिए टैक्स इम्पोज होता है और टैक्स इम्पोज होने से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में चेंज आता है, तो उसके कारण प्राइस में जो वेरिएशन हो रहा है, सॉरी, वो ज़्यादा है या कम होगा, कब कम होगा कब ज़्यादा होगा। यानी कि देखो, यहाँ जो ऊपर टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने समझने की कोशिश की है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टैक्स के बर्डन पर, जो कि बायर बोर्न करता है और सेलर बोर्न करता है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या इफेक्ट डालती है। अब हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई का टैक्स इम्पोज होने से जो शिफ्टिंग होती है, उससे प्राइस में जो वेरिएशन होता है और क्वांटिटी में जो वेरिएशन होता है वो कैसा होता है। यानी कि अगर डिमांड इनइलास्टिक हो तब टैक्स लगाएं तो प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा तुलना में या कम बढ़ेगा, और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक हो, उस टाइम लगाएं तो टैक्स बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा या कम बढ़ेगा, प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा या कम बढ़ेगा। ठीक है, अब हम प्राइस और क्वांटिटी में वेरिएशन देखेंगे। ये तो बर्डन ऑफ टैक्स देखा था, अब हम प्राइस और क्वांटिटी में वेरिएशन देखेंगे। तो प्राइस और क्वांटिटी का वेरिएशन देखने से पहले हम दो तरह के टैक्सेस को स्टडी करेंगे। एक होता है यूनिट टैक्स, एक कहलाता है यूनिट टैक्स। यू कैन से दैट unit tax is tax means tax on each unit, tax on each unit which is being imposed per unit, on per unit tax, उसको हम बोलते हैं यूनिट टैक्स। यानी कि एक पेन की खरीद पर 1 रुपया टैक्स, तो 2 पेन खरीदे तो 2 रुपये टैक्स, 3 पेन खरीदे तो 3 रुपये टैक्स, 10 पेन खरीदे तो 10 रुपये टैक्स। यानी कि जब हम यूनिट टैक्स लगाएंगे तो एक तो ये है कि वो यूनिट टैक्स पर यूनिट पे लगेगा और वो फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड इन द सेंस कि अगर 1 रुपया एक यूनिट पे तो अगली यूनिट पे भी 1 ही रुपया लगेगा, उससे अगली यूनिट पे भी 1 रुपया लगेगा, उससे अगली यूनिट पे भी 1 रुपया लगेगा। इज दैट ओके? हेलो हेलो स्टूडेंट, समझ में आया? अब यूनिट टैक्स के केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए यूनिट टैक्स है तो उस केस में जो डिमांड कर्व होगा वो पैरेलल शिफ्ट करेगा। अगर टैक्स बायर पर लगा है और अगर सेलर पर लगा है तो भी पैरेलल शिफ्ट करेगा। लेट अस सी दैट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, सपोज करो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये डिमांड है, ये डिमांड है, और ये सप्लाई है S0, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है बिफोर टैक्स, इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है Q0, ये प्राइस है Q0। ठीक है, अब मान लो फिक्स रेट से टैक्स लगा तो इसमें जो सप्लाई कर होगा वो पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, जैसा हमने पीछे एग्जांपल में समझाई है, पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट करेगा। तो यानी कि जो ये वर्टिकल डिफरेंस है ए और बी, ये टैक्स है।
x1। तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा अब ये हो गया E1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई क्या Q1, Q1 होगी और फिर प्राइस आ गया, ये आ गया P1। ये P0, ये P1। P0 ये P1, ठीक है। तो इतना वेरिएशन प्राइस में आया, इतना क्वांटिटी में आया, ठीक है। अब ऐसी अगर बायर पर लगता ये टैक्स तो डिमांड कर शिफ्ट करता। लेट्स ट्राई एंड मेक इट वंस अगेन एंड इन दिस फिगर। हालांकि आपकी जो रीडिंग्स है उसमें दोनों अफेक्ट एक ही फिगर में दिखा रखे हैं, बट मैं इनको अलग अलग फिगर में आपको शो करता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड यू। Just to make you understand, see, this is price, this is quantity, and this is the demand curve. This is supply curve, this is equilibrium point E0, and this is equilibrium quantity Q0, and this is equilibrium price D0। अब डिमांड हमने ले लिया ये D0 D0, ठीक है। अब डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट करता है, नीचे यूनिट टैक्स ही लगा हुआ है, यूनिट टैक्स लगा है तो डिमांड कर्व पैरेलल शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि वर्टिकल यूनिट टैक्स है तो इसलिए वर्टिकल शिफ्ट करेगा पैरेलल D1 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 D1। तो ये जो वर्टिकल डिफरेंस है कहीं पर भी ये टैक्स है, ये टैक्स है। तो इसके हिसाब से ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया E1, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई Q1, ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया P1। सिंपल सी बात है कि अगर टैक्स सेलर पर, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स सेलर पर है, इम्पैक्ट ऑन सेलर, और यहाँ पर भी क्या है, इम्पैक्ट ऑन सेलर, सॉरी दिस इज इम्पैक्ट ऑन बायर नॉट ऑन सेलर, सॉरी दिस इज इम्पैक्ट ऑन बायर, दिस इज इम्पैक्ट ऑन बायर, दिस इज इम्पैक्ट ऑन सेलर। अब ये जो इम्पैक्ट है सेलर पर फ़र्क क्या है, जब इम्पैक्ट ऑन सेलर था तो सप्लाई कर शिफ्ट किया, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हुई। बट जब इम्पैक्ट बायर पर आया तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही कम हो गई। हालांकि जो चेंज इन प्राइस है वो सेम उतना ही रहेगा, चेंज इन क्वांटिटी जो है वो उतनी रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन बदल गई। यहाँ प्राइस जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा था और क्वांटिटी नेगेटिव, यानी कि प्राइस बढ़ा था क्वांटिटी कम हुई। यहाँ जो है प्राइस भी कम हुआ और क्वांटिटी भी कम हुई, हालांकि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज सेम रहा है, मैग्नीट्यूड उतना ही बदल रहा है जितना पहले बदल रहा था। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया है? हेलो यस सर। ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि इलास्टिसिटी डिमांड और सप्लाई की चेंज होगी तो कैसे होगा, उसको अभी हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि जो दूसरे तरह का टैक्स है वो कैसे इम्पोज होता है, ठीक है। इसके इफेक्ट को अभी हम आगे देखेंगे। अब मान लीजिए दूसरा टैक्स होता है एड वैलोरम टैक्स, दूसरी तरह के टैक्स को हम बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स, इसका मतलब है टैक्स ऑन वैल्यू, यानी कि प्राइस के हिसाब से टैक्स लगेगा।
अगर प्राइस ज़्यादा है तो टैक्स ज़्यादा लगेगा, प्राइस कम है तो टैक्स कम लगेगा। इज़ दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, क्या समझ में आया? तो इसको बोलते हैं टैक्स ऑन वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, इसमें पैरेलल शिफ्ट नहीं करेगा। इसमें कैसे शिफ्ट करेगा और क्यों करेगा, लेट अस सी दैट। पहले शिफ्ट करके देखते हैं सप्लाई को, फिर शिफ्ट करके देखेंगे डिमांड को। पहले सप्लाई को शिफ्ट करते हैं। This is the price, this is quantity, and this is demand curve initially. This is D0, and this is supply curve, S0, S0. This is equilibrium point, E0. This is equilibrium price, P0. This is equilibrium quantity, Q0. अब एड टैक्स लगा है, तो एड टैक्स के केस में जो सप्लाई कर्व होगा वो अपवर्ड शिफ्ट करेगा, पर अब जो अपवर्ड शिफ्ट करेगा वो पैरेलल नहीं करेगा, वो इस तरह से करेगा। पैरेलल शिफ्ट नहीं होगा, गैप पहले कम होगा फिर वो गैप बढ़ता चला जाएगा ऐसे। अब देखो यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर गैप ये बढ़ता जा रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि टैक्स ऑन वैल्यू है, सिंपल सी बात है। ये टैक्स ऑन वैल्यू है, ये वैल्यू पर टैक्स है कि जब प्राइस ये था तो वैल्यू कम थी तो टैक्स कम लगा, इसलिए ये कम ऊपर गया। यहाँ पर ऊपर जितना जा रहा है वहाँ पर प्राइस उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए टैक्स उतना ज़्यादा लगा। मान लो एड टैक्स था, ये टैक्स टी था, सपोज करो 10% था, तो यानी कि जब प्राइस 5 रुपये थे या प्राइस जिस टाइम 10 रुपये थे तो 10% बढ़कर ये 11 रुपये हो गया कि 10 रुपये का 10% 1 रुपया और वो जोड़ दिया। और जिस टाइम प्राइस मान लीजिए यहाँ पर है, ये है, मान लीजिए ये है, मान लीजिए 30 रुपये है प्राइस। जब 30 रुपये का 10% लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 रुपये। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है ये 3 रुपये का डिफरेंस है, यानी कि ये जो प्राइस है यहाँ पर 33 रुपीज़ है। तो है 10% ही, यहाँ भी 10% ले रहे हैं, यहाँ भी 10% ले रहे हैं, पर ये 10% यहाँ पर कम वैल्यू का है और यहाँ ये 10% ज़्यादा वैल्यू का है। इसलिए जो सप्लाई कर्व होगा वो वर्टिकल शिफ्ट नहीं करेगा, जबकि ये इस तरह से पाइवोटेड भी और शिफ्ट भी करेगा। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया है? स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब एड वैलोरम टैक्स के केस में पैरेलल शिफ्ट नहीं करेगा सप्लाई कर्व, एक तरीके से नॉन पैरेलल शिफ्ट होगा अपवर्ड सी, पर नॉन पैरेलल शिफ्ट होगा। पहले गैप नैरो होगा, फिर गैप ब्रॉडर होता चला जाएगा। अब देखते हैं डिमांड कर्व में कैसे शिफ्ट होगा। अगर मान लीजिए कंज्यूमर पर इम्पोज होता है तो डिमांड कर्व में कैसे शिफ्टिंग होगी, लेट अस सी दैट। लेट्स ट्राई टू सी दैट। Suppose this is the demand curve and this is the demand curve D0 earlier case, and let's have the supply curve, something called S0. This is equilibrium point A0. This is equilibrium price P0. This is equilibrium point T. Q0. Now the ad valorem tax of 10% is being imposed. इस केस में होगा, इसमें भी नॉन वर्टिकल शिफ्ट होगा, इसमें ऐसे होगा कि
यहाँ से इस तरह से शिफ्ट करेंगे डिमांड D1 D1। यहाँ क्या लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है भाई, जो लॉजिक यहाँ था वो यहाँ है। जब प्राइस वैल्यू 30 रुपीज़ थी तो 10% के हिसाब से 3 रुपये से कम हुआ तो ये 27 रुपये पर आ गई, ठीक है। जब वैल्यू यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो जब वैल्यू यहाँ पर है 30 रुपये सपोज करो, तो ये यहाँ पे 2 रुपये से नीचे आएगा, यानी कि 18 रुपये आ रहा समझे। तो ये जो गैप है पहले ब्रॉड होगा क्योंकि यहाँ हायर प्राइस है, और जैसे राइट को जाएगा तो गैप को नैरो होता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि वो भी प्राइस है। तो 10% ही टैक्स लग रहा है, पर यहाँ वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ वैल्यू कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो सर क्या था ये? यस सर। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा थी तो इसलिए ज़्यादा डाउनवर्ड आया है नीचे। भाई 30 रुपये का 10% 3 रुपये होगा तो ये 3 रुपये से नीचे आएगा यहाँ पर। यहाँ 30 रुपये का 10% 2 रुपये है तो ये 20 रुपये का 10% 2 रुपये तो ये 2 रुपये से नीचे आएगा। आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द you can say this is how the this is how what do you call it there is a impact of unit and ad valorem tax। क्या ये इतनी बात समझ में आई है? इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहता आप में से कोई? हेलो, अभी जो ये कराया है क्या इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना आप में से किसी ने? हेलो नो सर। तो फिर आज इतना ही करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िए और इससे आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है भाई? ओके सर। ओके, थैंक यू सर।